अप्रैल का महीना आ गया है और छत्तीसगढ़ में तो आप जानते ही हैं कि सूरज कैसे आग उगलने लगता है। हाँ बिल्कुल। नदियां सिकुड़ने लगती हैं और जमीन पर दरारें आ जाती हैं। सही बात है। सामान्य तौर पर ना ये किसी भी कृषि प्रधान राज्य के लिए एक बहुत डरावना दृश्य हो सकता है। जाहिर है, पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी। लेकिन अगर हम इस वक्त राज्य के 46 प्रमुख जलाशयों के डेटा पर नजर डालें ना, तो स्थिति बिल्कुल अलग है। मतलब वे औसतन 67% तक पानी से लबालब भरे हुए हैं। अरे वाह, 67%! अप्रैल के इस भीषण गर्मी में? हाँ, और इतना पानी कोई चमत्कार नहीं है। ये असल में प्रकृति को साधने और एक बेहतरीन इंसानी इंजीनियरिंग की कहानी है, जिसने इस राज्य को सही मायनों में धान का कटोरा बना दिया है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य यही है। हाँ, तो हम यही डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ का जो सिंचित क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से 13.28 लाख हेक्टेयर से छलांग लगाकर 21.21 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। मतलब ये बहुत बड़ी छलांग है। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात ना, इसका पैमाना है। जब हम इतने लाखों हेक्टेयर जमीन की बात करते हैं, तो पानी का प्रबंधन सिर्फ उसे एक जगह रोकने तक सीमित नहीं रहता है। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये 3 प्रमुख नदी बेसिन और उन 46 जलाशयों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने के बारे में है जहां हर एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। सही कहा। और जो भी सुनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, या फिर जिन्हें बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को समझने में दिलचस्पी है, उन्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पूरे राज्य के जीवित रहने की कहानी है। एकदम सही। विकास कभी रातों रात नहीं होता। यह दशकों की योजना और भौगोलिक समझ का नतीजा है। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पानी की शुरुआत होती है, मतलब नदियों से। हाँ, सिंचाई के इतने बड़े आंकड़ों को समझने से पहले हमें उस प्राकृतिक स्रोत को समझना ही होगा। छत्तीसगढ़ की नदियां ही राज्य का मुख्य इंजन है। तो मुख्य रूप से 4 नदियां इस पूरे सिस्टम का आधार है। सबसे पहले महानदी आती है, जो 286 किलोमीटर लंबी है। हाँ, महानदी का तो केंद्रीय महत्व है। अगर हम पूरे राज्य के पानी के बहाव को देखें ना, तो मैं कहूंगी कि महानदी एक मुख्य हाईवे की तरह काम करती है और शिवनाथ या हसदेव जैसी नदियां एक्सप्रेसवे की तरह आकर इसमें मिलती हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और ये महानदी ही राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को तय करती है। इसकी सहायक नदियां उस पानी को वहां पहुंचाती हैं जहां महानदी सीधे नहीं पहुंच पाती। अच्छा, जैसे शिवनाथ नदी। हाँ, शिवनाथ को ही देख लीजिए। ये 200 किलोमीटर का सफर तय करती है, राजनांदगांव से लेकर जांजगीर चांपा तक। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और हसदेव भी तो है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उत्तर से हसदेव नदी आती है। ये कोलिया के पहाड़ी इलाकों से निकलकर 176 किलोमीटर बहने के बाद जांजगीर चांपा में ही जाकर मिलती है। मतलब ये सारा पानी मैदानी इलाकों में एक जाल बना रहा है। हाँ, और यही वो कारण है जिससे मध्य छत्तीसगढ़ धान की खेती का सबसे बड़ा केंद्र बन पाया है। ये तो मैदानी इलाकों की बात हो गई। लेकिन राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब बस्तर संभाग, वहाँ की भौगोलिक स्थिति तो बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ का भूगोल काफी अलग है। तो ऐतिहासिक रूप से इन नदियों के प्राकृतिक बहाव ने राज्य के कृषि क्षेत्रों को किस तरह से विभाजित किया है? देखिए, भूगोल ही कृषि का भाग्य तय करता है। जब हम दक्षिण की ओर बस्तर के पठारों और जंगलों में जाते हैं ना, तो वहां महानदी का अपवाह तंत्र काम नहीं करता। अच्छा, तो वहां कौन सी नदी है? वहां की पूरी जीवन रेखा इंद्रावती नदी है। 264 किलोमीटर लंबी ये नदी पूरी तरह से अलग सिस्टम का हिस्सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र का। मतलब वहां की मिट्टी और खेती का तरीका मध्य छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल। प्राकृतिक रूप से पानी के इस विभाजन ने राज्य को बहुत ही स्पष्ट कृषि क्षेत्रों में बांट दिया है। मैदानों में पानी रुकता है तो धान होता है, और पठारों पर पानी तेजी से बहता है तो वहां की कृषि उसी हिसाब से विकसित हुई है। नदियां बह रही हैं, घाटियां बन रही हैं, ये सब तो प्रकृति कर रही है, लेकिन नदियां अपने आप खेत तक नहीं पहुंचती। सही बात है। हमारे पूर्वजों ने ये जल्दी समझ लिया था कि सिर्फ बारिश के भरोसे खेती नहीं हो सकती, और यहीं से इंसानी इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। हाँ, और इसका सफर बहुत दिलचस्प है। दस्तावेज बताते हैं कि प्रदेश की पहली नदी परियोजना 1910 में शुरू हुई थी।
ये तांदुला परियोजना थी जो आज के बालोद में है। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी देना था। बिल्कुल। फिर 1924 में बिलासपुर मुंगेली क्षेत्र में ऐतिहासिक मनियारी परियोजना सामने आई, जिसे खुड़िया भी कहते हैं। और बाद में 1965 में महानदी पर दुधवा बांध बना। लेकिन इन सब में मुझे 1923 की एक परियोजना ने बहुत हैरान किया। आप मुर्मूसिल्ली की बात कर रही हैं? हाँ, धमतरी में सिलियारी नदी पर बनी मुर्मूसिल्ली परियोजना, जिसे प्रदेश की पहली साइफन परियोजना कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 1923 में जब भारी मशीनरी और बिजली की इतनी कमी थी, तब साइफन स्पिलवे जैसी जटिल तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया गया? मतलब एक सामान्य गेट वाला बांध बनाना तो कहीं ज्यादा आसान होता ना? देखिए, यहाँ सबसे रोचक तथ्य ये है कि कई बार तकनीक का सबसे जटिल रूप इसलिए अपनाया जाता है ताकि भविष्य में उसे चलाना सबसे आसान हो। वो कैसे? साधारण बांध में बड़े बड़े स्टील के गेट होते हैं। जब बाढ़ आती है तो उन भारी गेट्स को खोलने के लिए बहुत ज्यादा इंसानी ताकत, मोटर्स और निर्बाध बिजली की जरूरत होती है, जो कि 1923 के जंगल वाले इलाके में नहीं थी। एकदम सही। इसलिए ब्रिटिश इंजीनियरों ने साइफन तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी गाड़ी के टैंक से एक पाइप के जरिए पेट्रोल निकाला जाता है। अच्छा, मतलब वैक्यूम बनाकर? हाँ, बस एक बार हवा खींचते हैं, वैक्यूम बनता है और फिर गुरुत्वाकर्षण बाकी का काम खुद कर देता है। मुर्मूसिल्ली में भी यही भौतिकी काम करती है। तो जब पानी बढ़ता है तो क्या होता है? जब जलाशय में पानी खतरे के निशान को पार करता है तो पानी अपने आप एक वैक्यूम बनाकर उन साइफन ट्यूब्स के जरिए बाहर तेजी से गिरने लगता है। क्या बात कर रहे हैं, बिना किसी मोटर के? हाँ, इसमें किसी इंसान को कोई गेट नहीं खोलना पड़ता। ये पूरी तरह से स्वचालित बाढ़ नियंत्रण प्रणाली है। उस दौर की इंजीनियरिंग की ये बहुत बड़ी मिसाल है। बिना बिजली के सिर्फ हवा के दबाव और ग्रेविटी से लाखों लीटर पानी कंट्रोल करना सच में कमाल है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ पुराने दौर की बात है। अगर हम आधुनिक परियोजनाओं को देखें तो वो तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। हाँ, उनकी विशालताएं अलग हैं। जैसे हसदेव नदी पर कोरबा में बना मिनी माता बांगो बांध, जो 1967 में शुरू हुआ था। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर। 87 मीटर बहुत होता है। हाँ, करीब 25-30 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर कंक्रीट की दीवार है और ये 120 मेगावाट की बिजली भी पैदा करता है। और सिर्फ ऊंचाई नहीं, लंबाई का पैमाना भी विशाल है। 1979 में महानदी पर धमतरी में बना गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर सागर भी कहते हैं, वो प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। उसकी लंबाई कितनी है? 2591 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। और इसके अलावा 2014 की नवीनतम केलो परियोजना और प्रस्तावित बोधघाट परियोजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ पानी जमा नहीं कर रहे हैं जी, ये एक पूरे कृषि चक्र को सुरक्षा देते हैं। इन्हीं के दम पर वो 21 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का आंकड़ा हासिल किया जा सका है। बांध बन गए, पानी रुक गया, लेकिन क्या वो पानी सच में आखिरी छोर वाले खेत तक पहुंच रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम 38.20% सिंचित क्षेत्र के आंकड़े देखें ना, तो सबसे बड़ा हिस्सा नहरों का है, जो कुल सिंचाई का 60.64% है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जांजगीर चांपा में होता है। उसके बाद नलकूप यानी ट्यूबवेल आते हैं 29% के साथ, जिनका रायगढ़ में सर्वाधिक उपयोग है। और तालाब और कुएं? तालाब सिर्फ 2.78% हैं जशपुर में, और कुएं 1.39% दंतेवाड़ा में। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? देखिए, जांजगीर चांपा में नहरों का 60% से ज्यादा उपयोग होना बहुत तार्किक है। वो एक समतल मैदानी इलाका है जहां हसदेव और महानदी बेसिन से नहरों का जाल बिछाना आसान है। अच्छा। लेकिन हमें अप्रैल 2026 के जलस्तर डेटा को भी देखना चाहिए। 46 जलाशयों में 67.43% पानी है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, गहराई में जाएं तो मनियारी में 90.41%, मुरुमसिल्ली में 86.85%, खारंग में 94.99% और गंगरेल में 76.72% का बम्पर भराव है। तो ये सुनियोजित प्रबंधन का नतीजा है। बिल्कुल। इससे किसान को रबी की अंतिम सिंचाई और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए पानी की गारंटी मिलती है। लेकिन सतही जल का प्रबंधन तो ठीक है, मुझे एक आंकड़ा डरा रहा है। कौन सा? वो 29% ट्यूबवेल वाला। अगर रायगढ़ जैसे जिले
बड़े पैमाने पर जमीन का पानी निकाल रहे हैं, तो क्या भूजल स्तर में भारी गिरावट एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन रही है? ये बहुत गंभीर संकट है। नलकूपों से आप सिर्फ पानी नहीं निकाल रहे, आप सदियों पुराने रिजर्व को खाली कर रहे हैं। और जमीन का पानी वापस बनने में तो सैकड़ों साल लगते हैं। बिल्कुल। पारंपरिक तरीके से पानी खेत में छोड़ने पर बहुत बर्बादी होती है और भूजल तेजी से गिरता है। तो इस चुनौती से निपटने का रास्ता क्या है? क्योंकि हम 29% सिंचाई को अचानक बंद तो नहीं कर सकते। हाँ, खेती तो करनी है। तो दस्तावेज बताते हैं कि राज्य सरकार 2 दिशाओं में काम कर रही है। पहला, आधुनिक तकनीक, और दूसरा, पारंपरिक ज्ञान की वापसी। सूक्ष्म सिंचाई योजना। हाँ, आधुनिक तकनीक में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर जोर है, जिसने 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है। 95,159 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। इसमें पानी बूंद बूंद करके जड़ों तक जाता है ना? बिल्कुल। और सरकार लघु और सीमांत किसानों को 55% और अन्य को 45% सब्सिडी दे रही है। उद्यानिकी फसलों के लिए तो ये गेम चेंजर है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ड्रिप से बर्बादी रुकती है, लेकिन जो पानी जमीन के अंदर कम हो गया है उसे वापस कैसे डालें? हाँ, रिचार्ज कैसे करें? यहीं पर NGGB योजना का इकोसिस्टम काम आता है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। यह एक चक्रीय मॉडल है। इसमें नरवा का मतलब है नालों का संरक्षण। तो ये नरवा जमीन के पानी को कैसे रिचार्ज करता है? इसे एक स्पंज की तरह समझिए। बारिश का पानी नालों में तेजी से बहता है तो जमीन उसे सोख नहीं पाती। नरवा के तहत नालों पर चेक डैम बनाए जाते हैं। अच्छा, जिससे पानी रुक जाता है। हाँ, पानी धीमा होता है, रुकता है और धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाकर सूखे ट्यूबवेल को वापस रिचार्ज कर देता है। ये बहुत शानदार है। सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा लूप है। बिल्कुल। मतलब गरवा के तहत पशु संरक्षण होता है, घुरवा से गोबर की जैविक खाद बनती है, और फिर बाड़ी से घर के पीछे फल सब्जियां उगाई जाती हैं। हाँ, जिससे ग्रामीण कुपोषण मिटता है। तो नाले से पानी बचा, पानी से पशु बचे, पशु से खाद और खाद से पोषण। किसानों की आय बढ़ाने का एक बेहतरीन सर्कुलर मॉडल है कि बजट की तरफ ले जाती है। बजट के आंकड़े क्या कहते हैं? ये ऐतिहासिक है। अटल सिंचाई योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़, ये बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, और अनुरक्षण यानी रख रखाव के लिए 3,800 करोड़ रुपए, जनजातीय विकास के लिए 221 करोड़ रुपए, और 2028 तक सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 24 करोड़। देखिए, ये जो निवेश है ना, ये सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ता है। तो अगर मैं इस 5,000 करोड़ के बजट की तुलना एक शक्तिशाली इंजन के ईंधन से करूं, तो अमीन पद पर भर्ती होने वाले युवा वो मैकेनिक या वॉल्व हैं जो ये तय करेंगे कि राज्य की सिंचाई का ये पूरा तंत्र बिना रुके काम करता रहे। बहुत सही कहा। अमीन ही वो व्यक्ति है जो तय करता है कि किस नहर में कितना पानी जाएगा और आखिरी खेत तक पानी पहुंचे। तो आज की इस चर्चा में हमने महानदी के प्राकृतिक बहाव से लेकर 1910 के तांदुला बांध को समझा। हाँ, और मुरीमस सिल्ली की साइफन तकनीक भी देखी। बिल्कुल। फिर माइक्रो इरिगेशन तकनीक और 5,000 करोड़ रुपए के आधुनिक बजट तक के सफर की सराहना की। और जल संसाधनों का ये संतुलित प्रबंधन ही वो कारण है जिससे ये राज्य धान का कटोरा कहलाने का सच्चा हकदार है। लेकिन जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। राज्य ने सतही जल और भूजल प्रबंधन में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून अप्रत्याशित होता जा रहा है, जो कि हम देख ही रहे हैं आजकल। हाँ, तो क्या भविष्य में पानी पर अत्यधिक निर्भर रहने वाली धान की खेती को ऐसे ही जारी रखा जा सकेगा? ये सोचने वाली बात है। या क्या अगले कुछ दशकों में मौसम के बदलते चक्र को देखते हुए धान के कटोरे को अपनी फसल का पैटर्न पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। आप सब इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।